गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो हम नवंबर की क्रोनोलॉजी के अंदर आज नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे। हम नवंबर की क्रोनोलॉजी पढ़ रहे थे और इसमें अक्टूबर के करंट अफेयर्स कंपाइल्ड हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने राष्ट्रीय परिदृश्य को पढ़ लिया था। हमने इंटरनेशनल, नेशनल और स्टेट न्यूज़ के जितने भी जो पार्ट्स हैं उन सभी को हमने कवर कर लिया है। आज वाले वीडियो में हम अंतरिक्ष एवं रक्षा प्रौद्योगिकी यानी कि डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी को पढ़ेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आर्टिकल देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के 2025 में लगभग 13 अरब डॉलर होने की संभावना है। ये एक रिपोर्ट आई है स्पेस टेक्नोलॉजी के ऊपर, तो इसको पढ़ लेते हैं। अब देखिए, सबसे पहली चीज़ तो हम ये जानते हैं कि ये रिपोर्ट आखिरकार दी किसने है। तो देखिए, ये रिपोर्ट जो है हमारा भारतीय अंतरिक्ष संघ, जिसको कि हम कहेंगे इंडियन स्पेस एसोसिएशन, और अर्नेस्ट एंड यंग, ये एक संस्था है, इन दोनों के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट का नाम है भारत में अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र का विकास, समावेशी वृद्धि पर ध्यान। इस रिपोर्ट का नाम ध्यान रखिएगा और किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए, सिंपल सी चीज़ ये कहना चाह रहा है, ये सब बेसिक है। अगर आपने कुछ आर्टिकल्स अगर आप पढ़ते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी पर, नहीं भी पढ़ते हैं तो हम क्रोनोलॉजी में बार बार पढ़ चुके हैं कि इसरो जो है कई सारे विदेशी जो मिशंस होते हैं, दूसरे देशों के लिए जो उपग्रह होते हैं उनको भी लॉन्च करता है। 104 जो सैटेलाइट लॉन्च करने का रिकॉर्ड भी जो है वो कायम किया था। तो अब क्या है कि ये जो स्पेस है उसके अंदर जो ये टेक्नोलॉजी है हमारे पास में, इसको हम कमर्शलाइज़ कर रहे हैं। कमर्शलाइज़ का मतलब क्या है कि भाई उसको विदेशों को बेच करके अर्निंग भी जो है हम कर रहे हैं। तो इसीलिए एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट ये कहती है कि भाई 2020 तक तो जो है हमारा जो भी अंतरिक्ष की जो अर्थव्यवस्था थी उसका जो योगदान था वो 9 अरब डॉलर के करीब था। 9.6 दे रखा है, आप इतना ध्यान रखिए, 9 अरब डॉलर के करीब था। और ये रिपोर्ट कहती है कि भविष्य में यानी 2025 तक ये लगभग बढ़कर 13 अरब डॉलर जो है वो बढ़ जाएगा। यानी कि 12.8 अरब डॉलर, इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लगभग 13 अरब डॉलर जो है वो बढ़ जाएगा, ये इस रिपोर्ट का कहना है। अब रिपोर्ट ये भी कहती है कि भाई ये सब चीज़ें बढ़ेंगी किस किस क्षेत्र में। तो सबसे ज़्यादा आप देखिए कि उपग्रह का जो विनिर्माण होता है, उपग्रह की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, उपग्रह यानी कि सैटेलाइट। तो सैटेलाइट को आपको पता है कि हम विदेशों के सैटेलाइट्स को भी लॉन्च करते हैं। तो सैटेलाइट को लॉन्च करना, सैटेलाइट्स का विनिर्माण करना, इन सब के अंदर बढ़ोतरी होगी। सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी ही इस खंड के अंदर होने वाली है। अब देखिए, यहाँ पर लिखा है कि उपग्रह सेवाएं और अनुप्रयोग का जो खंड है उसका आकार 4.6 अरब डॉलर हो जाएगा और ये सबसे बड़ा खंड होगा, यही मैंने आपको बताया। उसके बाद 4 अरब डॉलर के बढ़ोतरी के साथ में स्थल खंड जो है वो सेकंड नंबर पे होगा, यानी कि जिसमें उपग्रह विनिर्माण आपका आएगा। उसके अलावा जो चीज़ें हैं वो सब यहाँ लिखी हुई है कि छोटे उपग्रहों की बढ़ती मांग जो है वो बढ़ेगी, उनका विनिर्माण जो है उसको बढ़ावा मिलेगा। उपग्रह यानी कि सैटेलाइट और विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग। अगर इंग्लिश मीडियम का कोई स्टूडेंट हो तो आप वर्ड्स को थोड़ा यहाँ पकड़ने की कोशिश कीजिए। फिर देखिए कि उपग्रह प्रक्षेपण सेवा यानी कि सैटेलाइट लॉन्चिंग सर्विस जो होती है वो उसमें भी वृद्धि होगी। और जो निजी भागीदारी, आपको पता है स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर गवर्नमेंट से ज़्यादा प्राइवेट जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस, उनको जो है लाया जा रहा है, ताकि आपको पता है स्टार्टअप के लिए भी जो है प्राइवेट जो इन्वेस्टमेंट होता है उसको इन्वाइट किया जा रहा है स्पेस टेक्नोलॉजी में। तो यहाँ पर देखिए निजी भागीदारी जो होगी उसको भी इसमें बढ़ोतरी मिलेगी। ओवरऑल मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये जो आपका आर्टिकल है, अगर आपने स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में अगर आप थोड़ी भी समझ रखते हैं तो आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। मतलब आप आइडिया लगा सकते हैं, गेस लगा सकते हैं कि भाई किस किस चीज़ में बढ़ोतरी होने वाली है। तो ये रिपोर्ट बहुत ऑब्वियस है, इतना कुछ याद रखने की ज़रूरत इसमें है नहीं। फिर देखिए नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है इसरो ने अपने सबसे भारी रॉकेट जो है उसका सफल परीक्षण किया है, प्रक्षेपण किया सॉरी। तो इस रॉकेट के बारे में हम पढ़ लेंगे, इसके फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, जो ये आर्टिकल है जिसके के अंदर सबसे भारी रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया गया है, लॉन्च किया गया है, सबसे पहले तो इस रॉकेट के बारे में पढ़ते हैं और इसने कौन से सैटेलाइट्स और किस कंपनी के सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है। तो देखिए ये जो रॉकेट है इसका नाम है LVM3M2, अभी नाम याद हो जाएगा आपको। LVM3 का फुल फॉर्म होता है लॉन्च व्हीकल मार्क 3 एंड मार्क 2, ठीक है। इससे पहले इसका नाम हुआ करता था GSLV मार्क 3, ये नाम आपने सुना होगा, GSLV मार्क 3। तो पहले इसका नाम ये हुआ करता था जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल मार्क 3। तो इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया है, लॉन्च व्हीकल मार्क 3 मार्क 2, यानी कि LVM-M3M2। तो अभी देखिए इसने क्या किया है, LVM-3M2 ने, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने लिखा है कि LVM-3M2 वन वेब इंडिया। ये वन वेब इंडिया क्या है, तो ये एक लंदन बेस्ड जो है एक कस्टमर कह लीजिए हमारा, जिसके हमको 36 जो सैटेलाइट्स है उसको लोअर अर्थ ऑर्बिट में जो
पृथ्वी की निचली कक्षा होती है उसके अंदर इनको स्थापित करना था या प्रक्षेपित करना था। तो लोअर अर्थ ऑर्बिट के अंदर जो आपका लंदन बेस्ड ये कस्टमर है जिसका नाम है आपका वन वेब इंडिया, तो इसके जो 36 जो सैटेलाइट्स हैं, उपग्रह हैं, उनको हमको लोअर अर्थ ऑर्बिट के अंदर जो है प्रक्षेपित करना था और ये कार्य किया गया आपके LVM-3 के द्वारा। तो ये बहुत ईजी हो गई है अब चीज़ समझने के लिए। अब देखिए इसका सारा जो कार्य है वो इसरो का एक संगठन है, इसरो का एक ब्रांच है जिसका नाम है NSIL, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। तो ये इसके द्वारा जो है ये कार्य, ये डील जो है ये इस संस्था, इस ब्रांच के द्वारा जो है वो की गई है। तो इसको दोबारा से एक बार देख लेते हैं कि इसरो ने अपने सबसे भारी रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया है। तो यहाँ उस भारी रॉकेट का नाम है आपका LVM-3M2 यानी कि लॉन्च व्हीकल मार्क 3 मार्क 2। इससे पहले इसका नाम हुआ करता था GSLV मार्क 3। ये मैंने आपको बताया GSLV का फुल फॉर्म होता है जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल मार्क 3। इसका नाम चेंज कर दिया गया है। इसने वन वेब इंडिया 1 के लिए जो है 36 उपग्रहों को जो है पृथ्वी की निचली कक्षा के अंदर प्रक्षेपित करने का कार्य किया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम समझ चुके हैं। ये मैंने आपको बता दिया कि नाम बदल करके जो है अब इसका ये रख दिया गया है LVM-3M2। इसके कुछ फीचर्स भी दे रखे हैं कि LVM-3M2 जो है 43.5 मीटर लंबा है, 644 टन का भारी है, 3 चरण वाला ये रॉकेट है जिसमें पहले चरण में तरल ईंधन होगा और 2 स्ट्रैप ठोस ईंधन द्वारा ये संचालित होगा और तीसरा जो इसका इंजन होगा वो क्या होगा, क्रायोजेनिक इंजन होगा। फिर देखिए कि ये जो है इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हैं वो ध्यान रखिए। सबसे पहली बात तो ये है कि NSIL और LVM-3M2 का ये पहला कॉमर्शियल मिशन है, पहला वाणिज्यिक मिशन है जिससे कि ये लोग पैसा कमाएंगे, अर्निंग करेंगे। तो ये पहला मिशन है दोनों के सहयोग से, LVM-3 यानी कि जो भारी रॉकेट है ये, और NSIL जो है इसके साथ में ये पहला मिशन कर रहा है। उसके अलावा जो है पहली बार है कि लोअर अर्थ ऑर्बिट के अंदर जो है LVM-3 के सहयोग से, यानी कि जो आपका निचली जो कक्षा है उसमें पहली बार LVM-3 के सहयोग से जो है सैटेलाइट्स को प्रक्षेपित किया जा रहा है। तो ये भी पहली बार है इसके अंदर। और ये जो है NSIL और जो आपका वन वेब है उसका भी ये पहला मिशन है। तो ये सब कुछ पहला पहला ही है इसके अंदर सब। ठीक है, तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। अब देखिए मिशन में वन वेब के जो है 5000 समथिंग जो है किलोग्राम वजन के 36 उपग्रहों के साथ अंतरिक्ष में जाने वाला ये पहला भारतीय रॉकेट जो है वो बन गया है। तो हर चीज़ में पहला पहला है। ये फीचर्स इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि हो सकता है कि आपको एग्ज़ाम के अंदर स्टेटमेंट के अंदर क्वेश्चन पूछ ले कि भाई ये दूसरा मिशन था या ये एक नया मिशन है, तो आपको उस तरीके से चीज़ों को डिटेल में याद रखना है। फिर कुछ फैक्ट्स के बारे में इसने बताया जो कि यहाँ कुछ इतने विशेष है नहीं, जो मैंने आपको बताया वही चीज़ें हैं, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। अच्छा, ये जो है आपका वन वेब जो है, ये वन वेब जो है इसके अंदर जो हमारे भारतीय एंटरप्राइजेज़ है, भारतीय एंटरप्राइजेज़ उसका भी बहुत ज़्यादा मेजर शेयर है, मेजर इन्वेस्टर है ये भारतीय शेयर भी वन वेब के अंदर। और ये जो वन वेब है ये पहले इंडिया के साथ में इसका ये नहीं था, इसने पहले रशिया की जो स्पेस एजेंसी है उसके साथ में जो है डील की हुई थी, लेकिन रशिया के अंदर क्योंकि यूक्रेन वॉर के साथ में वो इन्वॉल्व है तो उसको लेकर के कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती थी, इसीलिए इसने जो है भारत में जो इसरो है हमारा उसके साथ में ये डील जो है वो फाइनल की है। अब देखिए कुछ फैक्ट्स हैं जिसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला जो हमारा सैटेलाइट था वो था आर्यभट्ट, लेकिन इस सैटेलाइट को हमने खुद से नहीं, सोवियत संघ जो उस समय USSR हुआ करता था उसके सहयोग से हमने इसको प्रक्षेपित किया था, उसके जरिए उसको लॉन्च किया गया था। तो ये जो है 1975 की बात है, 19 अप्रैल 1975 को। कई एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं अगर आप कोई एंट्रेंस एग्जाम वगैरह दे रहे हैं तो। फिर देखिए इसरो के द्वारा जो दूसरा उपग्रह था उसका नाम था भास्कर और इसको 1979 के अंदर प्रक्षेपित किया गया और इसे जो है पृथ्वी की कक्षा के अंदर, जिसे पृथ्वी की कक्षा स्थापित किया गया। दूसरा सैटेलाइट ध्यान रखिएगा, दूसरा था भास्कर और तीसरा है रोहिणी जिसको खुद के लॉन्च व्हीकल से हमने लॉन्च किया था जिसका नाम था SLV-3। SLV-3 यानी कि खुद के प्रक्षेपण यान से जो लॉन्च करने वाला उपग्रह था उसका नाम था रोहिणी। तो आर्यभट्ट, भास्कर और रोहिणी। और आप जानते हैं कि 2008 में हमने चंद्रयान 1 मिशन जो है उसको लॉन्च किया था और 2014 में हमने हमारा सक्सेसफुल मंगल मिशन, मार्स मिशन जो है उसको लॉन्च किया था। और ऐसा पहली अटेम्प्ट के अंदर जो है मार्स मिशन, सक्सेसफुल मार्स मिशन लॉन्च करने वाला भारत जो है वो विश्व का पहला देश बना था। और फिर देखिए कि इसरो को शांति और विकास के लिए 2014 के इंदिरा गांधी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उसे 18 मई 2017 को नई दिल्ली में प्रदान किया गया। तो इंदिरा गांधी पुरस्कार जो है वो भी इसरो को इस
इस फील्ड के लिए दिया जा चुका है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। सबसे पहले हमने रिपोर्ट के बारे में पढ़ा था जिसमें वो कहता है कि 2025 तक जो है हमारी स्पेस इकोनॉमी जो है 13 अरब डॉलर की पहुंच जाएगी। ये किसका आकलन है? तो भारतीय अंतरिक्ष संघ और अर्नेस्ट एंड यंग के द्वारा एक रिपोर्ट है। बाकी सब चीज़ें बहुत ऑब्वियस है जो हम जानते हैं कि भाई सैटेलाइट लॉन्च में ज़्यादा बढ़ेगा, सैटेलाइट मेकिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में जो है ये सारी चीज़ें बढ़ेंगी। तो ये हम पढ़ चुके हैं। निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ेगी। फिर हमने जो है एक भारी रॉकेट के बारे में पढ़ा जिसका नाम है LV-M3M2, जिसका नाम है लॉन्च व्हीकल मार्क 3 एंड मार्क 2। OneWeb इंडिया के जो सैटेलाइट्स है उसको इसने लॉन्च किया है। अब हम चलते हैं डिफेंस टेक्नोलॉजी के ऊपर, यानी कि रक्षा प्रौद्योगिकी के ऊपर। अब देखिए सबसे पहली न्यूज़ है हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर 40 को लेकर के। HTT 40 भी इसको कहा गया है। ये एक तरीके से जो है जो वायुसेना है उसके लिए ट्रेनर विमान का कार्य करेगा। जो पायलट्स होते हैं उनको ट्रेन करने का कार्य जो है ये करेगा। इससे पहले जो एक विमान यूज़ किया जाता था उसका नाम था HPT-32 दीपक। नाम थोड़ा अलग है, ध्यान रखिएगा। HPT-32 दीपक जो है, देखिए डिटेल्स पे ध्यान रखिएगा। स्टेटमेंट में कैसा भी क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए किसी भी प्रकार से जो है उसको मोल्ड किया जा सकता है, तो इसलिए आप इसको डिटेलिंग पे पूरा फोकस रखिए। तो इससे पहले जो है हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर 40 का यूज़ किया जाता था और इसको अभी रिप्लेस करके जो है हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर 40 का इससे पहले HPT-32 दीपक का यूज़ किया जाता था और अभी जो है हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर 40 जिसको कि HTT-40 का नाम दिया गया है, इसको यूज़ किया जाएगा। और इसको अभी आपको पता है कि गुजरात में अभी डिफेंस एक्सपो चल रहा था। डिफेंस से रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट्स हैं उनकी एग्जीबिशन चल रही थी, तो उसको जो है प्रधानमंत्री जी ने वहीं पर जो ये 12th डिफेंस एक्सपो है, डेफ एक्सपो जो है, वहाँ पर इस HTT-40 को जो है वो लॉन्च किया है, इसका अनावरण किया है। तो ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। फिर देखिए कि इसके जितने भी इसको डेवलप करने का जो कार्य है वो HCL के द्वारा किया गया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा जो है इस HTT-40 को डेवलप या बनाया गया है। तो ये एक तरीके से स्वदेशी है। और जो इसमें चीज़ें हैं वो सब यही है कि भाई 60% जब जो इसके पुर्जे हैं वो सब निजी सहयोग से निर्मित हैं और पायलट के अनुकूल इसमें सुविधाएं हैं। 2020 में जो है सभी फ्लाइट्स टेस्ट पूरी होने के बाद में इसको यूज़ किया जाएगा। ये सब चीज़ें छोड़िए। और फैक्ट एक चीज़ ये है कि सेंटर फॉर मिलिट्री एयरवर्दिनेस एंड सर्टिफिकेशन के द्वारा इस प्रकार के जो विमान होते हैं उनको सर्टिफाइड किया जाता है, यानी मंजूरी दी जाती है। ये एक संस्था है जो इसको सर्टिफाई करती है। तो आपको समझ में आ गया होगा HTT-40 विमान के बारे में, जो कि एक स्वदेशी ट्रेनर विमान है। इसका 12वें जो अभी डिफेंस एक्सपो हुआ है उसके अंदर इसको लॉन्च किया गया है। फिर देखिए DRDO से संबंधित कोई न्यूज़ है कि DRDO ने अग्नि प्राइम जो है उसका सफल परीक्षण किया है। तो देखिए अपने अग्नि मिसाइल्स के बारे में हमने पढ़ा था कि अग्नि का ही जो एक उन्नत रूप है उसको अग्नि प्राइम कहा गया है। ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है और इसको सरफेस टू सरफेस मिसाइल भी कहते हैं, यानी सतह से सतह पर मार करने वाली ये मिसाइल है। और इसके ऑलरेडी हमने 2-3 बार कई बार पढ़ा भी है कि भाई इसके जो है सफल जो है प्रक्षेपण इसका किया गया है, परीक्षण किया गया है। इसका मतलब ये है कि ये जो है इसका जो है तीसरा जो है वो सफल परीक्षण हुआ है। इससे पहले भी 2 इसके परीक्षण हो चुके हैं जो कि अभी जून के अंदर और दिसंबर के अंदर हुआ था, तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब कुछ प्राइम के बारे में चीज़ें देख लेते हैं। अग्नि सीरीज़ की ये नई पीढ़ी की 11,000 किलोग्राम वजनी मिसाइल है। इसकी रेंज जो है वो 1 से 2 किलोमीटर के बीच में है। तो 11,000 किलोग्राम की है, 34 फीट ये लंबी है और 1 से 2 किलोमीटर की जो है वो इसकी रेंज है। उसके अलावा जो है ये मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल है। इसमें इतने वॉरहेड जो है वो ले जाए जा सकते हैं। मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल से आशय है कि ऐसी एक मिसाइल से ही कई टारगेट्स जो होते हैं उस पर हमला किया जा सकता है। तो कई टारगेट्स को जो है ये एक साथ अचीव कर सकती है, तो इसीलिए इसको जो है MIRV जो है वो कहा गया है। ये उच्च तीव्रता वाले विस्फोटक, थर्मोबैरिक या परमाणु हथियार ले जाने के अंदर भी सक्षम है। मिसाइल की जो कैनिस्टर बेस्ड मिसाइल है इसको लॉन्च करने के लिए आवश्यक समय को जो है वो कम करती है। इसके अलावा इसके भंडारण और गतिशीलता में भी सुधार करती है। तो ये कुछ अग्नि प्राइम के बारे में उसके कुछ फीचर्स थे जो कि अग्नि से थोड़े से अलग हैं। जो अग्नि बैलिस्टिक मिसाइल हम पढ़ते हैं उससे डिफरेंट है, तो ये एक बार आपको रीड कर लेने चाहिए। फिर देखिए SLBM जो है, यानी सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल। SLBM क्या है? सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल। सबमरीन यानी पनडुब्बी जो होती हैं उसके लिए जो है एक सफल परीक्षण किया गया है।
तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो आपका SLBM है, इसको हमारे भारत की जो परमाणु लेस एकमात्र जो पनडुब्बी है हमारे पास में, अभी फ़िलहाल एकमात्र ही पनडुब्बी है जिससे कि हम परमाणु हथियारों को लॉन्च कर सकते हैं, उसका नाम है INS अरिहंत। तो INS अरिहंत से जो है इसको लॉन्च करके देखा गया है सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल को। ये परमाणु मिसाइल है, इसको लॉन्च करके देखा गया है। तो इसका भी सफल परीक्षण यहाँ पर किया गया है बंगाल की खाड़ी में। अब देखिए इसके अंदर और जो चीज़ें हैं वो ये है कि हम एक न्यूक्लियर ट्राइड को अचीव करना चाहते हैं। न्यूक्लियर ट्राइड क्या है? उसमें आप 3 आयामी सैन्य बल की संरचना कर सकते हैं, यानी कि भूमि, विमान और पनडुब्बियों की सहायता से परमाणु मिसाइलों को लॉन्च करने की जो क्षमता हासिल करेंगे उसी को न्यूक्लियर ट्राइड जो है वो कहा जाता है। फिर और क्या चीज़ आपको पता होनी चाहिए? तो देखिए अरिहंत के बारे में मैंने आपको बताया, ये भारत की पहली और एकमात्र परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है, जिसके ज़रिए आप समुद्र से ज़मीन में और हवा पर जो है पनडुब्बी हमला परमाणु हमला जो है वो कर सकते हैं। INS अरिहंत को जो है जो अपना विजय दिवस होता है 26 जुलाई को 2009 के अंदर जो है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा जो है लॉन्च किया गया था, या अनावरण इसका किया गया था। उसके अलावा जो है अरिहंत के अलावा भारत अब एक दूसरी परमाणु पनडुब्बी पर भी कार्य कर रहा है जिसका नाम है अरिघात। तो अब ये डेवलप नहीं हुई है, बनी नहीं है, तो लेकिन इसका जो दूसरी परमाणु पनडुब्बी पे कार्य किया जा रहा है उसका नाम क्या है? अरिघात इसका नाम है। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा स्पेस एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी के ऊपर। अगर आप स्पेस एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी को बहुत टाइम से अगर आप पढ़ रहे हैं और क्रोनोलॉजीज़ के अंदर, तो आपके लिए तो ये बहुत बेसिक सी चीज़ें होंगी जिसको कि आपको पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आई होगी, समझने में दिक्कत नहीं आई होगी। तो अगर फिर भी अगर आपको कुछ दिक्कत इसमें आती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम उसको और जो है ईज़ी करने की कोशिश करेंगे। सो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जहाँ हम आर्थिक परिदृश्य को पढ़ेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे।